हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोग का। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। आज के जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ विवरण देखे थे, जिसके तहत ये देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता के खोज के बारे में देखे थे, नामकरण के बारे में देखे थे, लिपि के बारे में देखे थे और उसके विशेषता और विस्तार के बारे में देखे थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देखे थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था वो जॉन मार्शल के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था दयाराम साहनी के देखरेख में 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा सभ्यता में ये देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उस समय की जो लगभग सभ्यता थी वो नदी के किनारे बसा करती थी और उस नदी में एक प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। और उस सिंधु की जो और सहायक नदियाँ थी उसके किनारे भी उस समय के स्थल को प्राप्त किया गया है। इस प्रकार हम देखें, उस समय के लिपि के बारे में देखे थे कि उस समय की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। विशेषता में हम लोग देखे थे राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और इस प्रकार से हम लोग चर्चा किए थे। विस्तार के तौर पे हम लोग देखे थे कि उसके हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी को देखे थे हम लोग, जैसे कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चारों ओर से क्या नाम होता है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे एक बता दूँ चीज़ कि सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु संस्कृति सभ्यता भी बोला जाता है, परंतु जॉन मार्शल जो उस समय के बहुत प्रमुख विद्वान थे उनके द्वारा इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता सबसे उपयुक्त माना गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मैं आप लोग के सामने मैप बना दी हूँ भारत का और इससे संबंधित जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो प्रमुख स्थल है उसका। वैसे तो अगर देखा जाए तो भारत में 1000 से अधिक स्थल और पाकिस्तान में भी बहुत सारे स्थल मिले हैं, लेकिन इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है जिसके बारे में मुझे एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जहाँ से उस स्थल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ताकि हम लोग को सुविधा हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने का। और इस प्रकार से मैप के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैप बनाएं और मैप में आपको हम जो जहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था भारत में, पाकिस्तान में, वहाँ तक मैं आपको यहाँ पे दर्शाई हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस क्षेत्र को छोड़ देना है, जो लेह लद्दाख क्या है ये नहीं, और ये आपका हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर होता है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका पंजाब है, ये आपका पंजाब हो गया, ये आपका हरियाणा है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दर्शा दी हूँ ये मैप में कि ये आपका हिमाचल और ये उत्तराखंड, ये यहाँ से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए तो ये आपका राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है, एक मिनट, ये आपका राजस्थान है और ये आपका एमपी है और ये आपका गुजरात है और ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, और ये आपका यूपी है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को भारत का जो विस्तार था यूपी तक और
सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जो भारत का विस्तार था फ्रेंड्स, वो उत्तर में आपको ये यहाँ एक मांडा नाम का जगह है, मांडा, यहाँ आपका मांडा नाम का जगह है जम्मू कश्मीर में। यहाँ आपका उत्तर में विस्तार था जो कि चिनाब नदी के तट पे, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, चिनाब नदी के तट पे मांडा था और यहाँ उत्तरी विस्तार हड़प्पा सभ्यता का देखा गया। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे ये आपका यूपी है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो था आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर का क्षेत्र था और ये जो था वो हिंडन नदी के किनारे था, ये हिंडन नदी के किनारे था। हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी छोर था वो था आपको दैमाबाद, ये आपको हो गया दैमाबाद जो महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में था और ये गोदावरी नदी के किनारे था, ये आपको गोदावरी नदी के किनारे था। और इस प्रकार से हम लोग भारत में 3 जगहों को देखें, जम्मू कश्मीर, यूपी और महाराष्ट्र। उसके बाद हम लोग इधर देखेंगे, इधर जो विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का वो पाकिस्तान में था। पाकिस्तान में ये आपको यहाँ पे आपको ये आपको हड़प्पा सभ्यता है, पाकिस्तान से मिला है, इसका साक्ष्य पाकिस्तान से मिला है, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य जो है वो पाकिस्तान में मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था, दयाराम साहनी के देखरेख में। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग जो देखेंगे मोहनजोदड़ो, ये है आपका मोहनजोदड़ो। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उस समय सबसे 2 महानगर था, पहला था हड़प्पा सभ्यता और दूसरा था मोहनजोदड़ो। इसको बड़े नगर के रूप में देखा गया है। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था, रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये जो आपका है वो पाकिस्तान के ये जो आपका है मोहनजोदड़ो वो पाकिस्तान के लड़काना जिला में है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इसके नीचे जब हम लोग आएंगे तो ये आपको देखेंगे बलूचिस्तान के बारे में देखेंगे, ये आपका है बलूचिस्तान और यही पाकिस्तान के बलूचिस्तान से जो हमको जगह मिला है जहाँ से हड़प्पा कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है सुतका गेंडोर। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सुतका गेंडोर, मैं आपको इसलिए ये सब जगह को यहाँ पे दर्शा रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के किस जिले में अवस्थित है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं पहले आपको मैप के द्वारा यहाँ पे आपको समझा दूंगी ताकि आपको समझने में सहूलियत हो, और इसके बाद मैं चार्ट के माध्यम से जितने भी स्थल हैं और उत्खनन कब हुआ था, किसके देखरेख में हुआ था और उस स्थल से किस किस चीज़ का प्रमाण मिला है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी चार्ट के माध्यम से। तो जब आप ये देखेंगे और चार्ट देखेंगे तो आप दोनों को कनेक्ट कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स आइए अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर है। सुतका गेंडोर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पश्चिमी सीमा मानी जाती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा के बारे में दर्शाएं, तो उसमें दे देगा कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, उसमें आपको सब चेंज कर देगा। जैसे कि मांडा हो गया आपका उत्तरी, पूर्वी हो गया आपको आलमगीरपुर, दक्षिणी हो गया दैमाबाद और पश्चिमी हो गया सुतका गेंडोर। तो इसको चेंज करके दे देगा कि आलमगीर, मांडा,
दैमाबाद, ऐसे करके चेंज करके 4 ऑप्शन दे देता है। वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं मत होइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ और आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें बलूचिस्तान सुतका गेंडोर। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दे रही हूँ कि ये आपका अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान से जो स्थल मिला है उसके बारे में बहुत चर्चा नहीं है, एग्ज़ाम में उतना इससे संबंधित कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में एक जगह मिला है सुरतोघई, सुरतोघई जगह मिला है। तो इस प्रकार सिर्फ हम लोग याद करने के लिए इसको रख सकते हैं कि सुरतोघई, और ये सब जगह है इसके बारे में हम लोग देखें। अब आइए, अब आपको मैं बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको जो एक मांडा जगह है, यहीं से आपको उत्तरी छोर का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित साक्ष्य मिला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको ये जो मांडा जगह है, यहाँ से आपको ब्लेड का साक्ष्य मिला है। ब्लेड मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको हड्डी से निर्मित मांडा जगह में आपको मैं यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ कि ये मांडा से आपको ब्लेड और हड्डी से निर्मित साक्ष्य मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आइए, अब ये आपका जो हो गया, ये आपका पंजाब है, पंजाब से जो देखने को मिला है, यहाँ पे आपको पंजाब से आपको जो देखने को मिला है, जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, पंजाब जो था वो सतलज नदी के किनारे था, और यहाँ से भी कुछ हड़प्पा के प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा के बारे में हम लोग जो देखते हैं वो ये देखा जाता है कि हरियाणा से जो हम लोग को साक्ष्य मिला है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के राखी गढ़ी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हरियाणा के राखी गढ़ी से साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और राखी गढ़ी से अंतर्गत ये देखा गया है कि यहाँ पे हड़प्पा कालीन जो ताम्र उपकरण, यहाँ पे राखी गढ़ी से आपको ताम्र उपकरण का साक्ष्य मिला है, उपकरण का साक्ष्य मिला है। इस तरह से फ्रेंड हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो देखेंगे हम लोग यूपी में देखेंगे, और यूपी की जो जगह है आलमगीरपुर, यूपी के आलमगीरपुर से कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे अब राजस्थान को देखते हैं। राजस्थान से ये देखा गया है कि राजस्थान के कालीबंगा क्षेत्र से हमें प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से ये प्रमुख साक्ष्य देखा गया है कि यहाँ से जूते हुए खेत और अलंकृत ईंट और चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जूते हुए खेत, अलंकृत ईंट और चूड़ियाँ भी प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग राजस्थान के कालीबंगा क्षेत्र के बारे में देखें। अब आइए फ्रेंड्स, इससे पहले आपको मैं बता दूं दैमाबाद से कोई साक्ष्य उतना नहीं मिला है, उतना प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक
महाराष्ट्र के सिर्फ एक दैमाबाद ही जगह है, महाराष्ट्र के एक ही सिर्फ दैमाबाद ही जगह है जहाँ से हमें इसके दक्षिणी छोर के बारे में दक्षिणी छोर के बारे में प्रमाण मिलता है, सिर्फ दैमाबाद जगह से। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए गुजरात। गुजरात से तो काफ़ी साक्ष्य मिले हैं, गुजरात के कई एक जगह से हड़प्पा कालीन साक्ष्य मुझे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि गुजरात से आपको क्या मिला है। तो गुजरात के किन किन जगहों से मिला है, तो गुजरात में आप देख लीजिए कि लोथल, रंगपुर, धौलावीरा ये प्रमुख स्थल है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैं कालीबंगा के बारे में बताई, यहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के कालीबंगा क्षेत्र से क्या मिला है। और इस प्रकार से आप यहाँ पे गुजरात के क्षेत्र से भी देखा गया है कि लोथल, रंगपुर और धौलावीरा के क्षेत्र से क्या प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात के क्षेत्र से आपको गुजरात के क्षेत्र से जो मिला है आपको, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि लोथल जो है, लोथल से आपको गोदीवाड़ा यानी कि गोदीवाड़ा अर्थात लोथल जो था वो गोदीवाड़ा कहने का मतलब कि वहाँ पे जो नाव वगैरह जो आते थे, जहाँ से व्यापार होता था, पोर्ट समझ लिए, पोर्ट वगैरह, वहाँ पे व्यापार जो समुद्र के रास्ते होता था, वो सबसे पहले लोथल से ही इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए रंगपुर से देखें। रंगपुर से आपको चावल के प्रमाण मिले हैं, रंगपुर से आपको चावल के प्रमाण मिले हैं, रंगपुर से आपको चावल के प्रमाण मिले हैं। फ्रेंड्स मैं बीच में थोड़ा रुक जा रही हूँ, एक्चुअली मम्मी का कॉल आ रहा है बीच बीच में, लेकिन मैं अभी नहीं उठाऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोग को कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद ही बात करूंगी फ्रेंड्स। ठीक है, आइए अब धौलावीरा से देखते हैं। आपको धौलावीरा से, आपको लोथल से एक और चीज़ आप देख लीजिएगा कि लोथल से गोदीवाड़ा और लोथल से गोदीवाड़ा यानी कि पोर्ट मान के चलिए, और उसके बाद यहाँ से आपको अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हैं लोथल से। धौलीवाड़ा से ये देखा गया है कि हड़प्पा सभ्यता को दो स्थलों में बांट के पढ़ा जाता था, लेकिन धौलीवीरा को 3 स्थलों में बांट के देखा गया है। कहने का मतलब है ये हड़प्पा सभ्यता या बाकी जो और सभ्यता थी उसको 2 भागों में बांटा जाता, पूर्वी और पश्चिमी, लेकिन धौलावीरा को 3 भागों में बांट के देखा गया है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग प्रमुख जगह के बारे में देखें, और प्रमुख जगह के बारे में देखने के बाद उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को भी यहाँ पे देखें। बाकी विस्तार पूर्वक जो चर्चा है मैं आपको कल एक चार्ट के माध्यम से आपको मैं टोटल बता दूंगी कि किस क्षेत्र से जो प्रमुख क्षेत्र हैं उस प्रमुख क्षेत्र के किन किन जगहों से क्या क्या मिला है मैं आपको कल बता दूंगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मैप के थ्रू समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ पे हम लोग देख लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखें सबसे पहले कि उत्तरी हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी क्षेत्र को देखें। उत्तरी क्षेत्र जो मांडा है, मांडा चेनाब नदी के तट पे है। इसके पश्चिमी क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र को देखें। पूर्वी जो है वो है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये हिंडन नदी के किनारे हैं। एकदम आप लोग ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा सभ्यता, जैसे कि मान ली कौन सा नगर, जैसे कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे था, मांडा किस नदी के किनारे था। तो इससे भी मिलान करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो इस वजह से इसको आप लोग को थोड़ा देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। इसका जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र था वो दैमाबाद था। दैमाबाद किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे। ओके, उसका नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसका जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र था वो था आपका सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान में है, और ये जो था वो दास्क नदी के किनारे था। दास्क नदी
इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये जो था वो दास्क नदी के किनारे था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखें। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो मान लीजिए इधर आपको दे देगा स्थल के नाम, प्रमुख स्थल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे देगा आपको, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है प्रमुख स्थल, और यहाँ पे दे देगा कि साक्ष्य क्या मिला है। तो इसको ऐसे मिलान करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वजह से हम लोग को ये सब चीज़ याद रखना है। यहाँ पे देख लिए कि राजस्थान के कौन से ज़िला से मिला है, ये भी पूछता है कभी कभी। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िला से, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िला से मिला है। गुजरात के कहाँ से मिला है, तो गुजरात के लोथल, रंगपुर और धौलीवरा से मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको कुछ आगे बता देती हूँ। आगे जो मैं आपको बता रही हूँ सो इससे संबंधित, जैसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख जो योजना था, सबसे प्रमुख इसका जो देखा गया है वो नगर नियोजन को देखा गया है। क्योंकि उस समय इतिहासकारों के द्वारा ये बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था फ्रेंड्स, वो तकनीकी बेस्ड पे आधारित था। उनका जो नगर नियोजन था ना, वो बहुत ही बेहतरीन था। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आइए अब उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था, नगर नियोजन था, वो ग्रिड पद्धति पे आधारित था। ग्रिड पद्धति, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो ग्रिड पद्धति पे आधारित था। ग्रिड पद्धति कहने का ये मतलब था कि मान लीजिए ये आपको ये ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि ये आपका चारों ओर से सड़क था और बीच में हड़प्पा सभ्यता, बीच में जो था वो घरों का निर्माण होता था। जैसे कि इसी को ग्रिड पद्धति कहा गया। मान लीजिए बीच में ये घर बनाए जाते थे, ऐसे एक लाइन से घर बनाया जाता था और इसके चारों ओर सड़क होता है। माने आप जिस ओर से भी निकल जाए, आप किसी भी सड़क से बाहर की ओर निकल सकते थे। इसी को ग्रिड पद्धति कहा गया है। और जैसे ये जो सड़क जो होता था एक दूसरे के समकोण पे काटती थी। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख विशेषता था। ठीक है, नगरों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और सुचारू ढंग से रखा गया था। नगरों में आपको जगह जगह चौराहे पर लाइट की भी व्यवस्था की गई थी। ऐसा देखा इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि उस समय का जो नगर था वो आपको चारों ओर से ईंटों से घेरा होता था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपका हड़प्पा सभ्यता था, ये आपका घर होता था और ये जो चारों ओर से सड़क होती थी और इसके चारों ओर से ईंट के माध्यम से इसको घेर दिया जाता था। तो यहाँ पे देखा गया है कि इस सभ्यता को जो ईंट के माध्यम से घेरा जाता था और उनका जब घर होता था वो भी ईंट का ही होता था। ईंट के बारे में ये इतिहासकारों के द्वारा बताया गया कि ईंट जो होता था और कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें हुआ करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम लोग इसके और चीज़ को देख लेते हैं। तो इसमें और चीज़ जो देखा गया है नगर नियोजन में जो और चीज़ देखा है कि नगर नियोजन जो यहाँ का था और पूर्वी दो नगरों में विभाजित हुआ करती थी। कहने का ये मतलब है ये जो पश्चिमी क्षेत्र होता था, पश्चिमी क्षेत्र जो होता था इसमें राजा व्यापारिक वर्ग निवास करते थे। ये पश्चिमी क्षेत्र में राजा और व्यापारिक वर्ग निवास करते थे और इस पश्चिमी क्षेत्र को दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। दुर्ग और टीला भी इसको कहा जाता था। दुर्ग और टीला दोनों के रूप में इसे देखा गया है। और दूसरा जो था ये जहाँ पूर्वी क्षेत्र
प्रमुख विद्वानों के द्वारा ये बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी क्षेत्र था ये आपको आम जनता के निवास स्थल था। आम जनता का निवास स्थल, आम जनता का निवास स्थल था। ऐसा देखा गया है कि पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र था, इसके ऊंचाई में भी भिन्नता देखा गया है। जैसे पश्चिमी क्षेत्र था वो ऊंचाई पे था और पूर्वी क्षेत्र था वो नीचे हुआ करता था। इसीलिए इसको टीला कहा गया है। पश्चिमी क्षेत्र को टीला जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का टीला होता है, उसके ऊपर इसको पश्चिमी क्षेत्र को बनाया गया था। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पूर्वी और नगर नियोजन के तहत पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र को भी देखें कि वहाँ के आम जनता और व्यापारिक वर्ग राजा कैसे वहाँ पे निवास करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इसके बारे में हम लोग, ईंट के बारे में तो हम लोग पहले ही चर्चा कर लिए, लेकिन ईंट के बारे में भी प्रमुख रूप से बताया गया है कि ईंट जो था वो कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटें हुआ करती थी। और ईंटों का जो साइज था, ईंट का जो साइज हुआ करता था वो 4:2:1 के अनुरूप होता था। ईंटों का जो साइज होता था वो 4:2:1 के अनुरूप हुआ करता था। ठीक है, और इस प्रकार वहाँ पे ईंटों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का घेराव किया जाता था और उनका घर भी जो होता था वो कच्ची और पक्की ईंटों के माध्यम से ही बनाया जाता था। इस तरह से देखा गया कि ईंटों की जुड़ाई के लिए जो प्रमुख रूप से मटेरियल जो यूज होता था उसके बारे में ये कहा गया है कि चूना पत्थर का प्रयोग वहाँ पे ज़्यादा किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके बारे में हम आप लोग को थोड़ा और बता देते हैं कि इसका जो हड़प्पा सभ्यता को जो नगर था, इसमें जो घर हुआ करता था, इसका दरवाज़ा जो था, मान लीजिए ये दरवाज़ा आगे की ओर है और ये पीछे की ओर, तो इसका दरवाज़ा आगे की न खुल के पीछे की ओर इसका दरवाज़ा खुलता था। आगे की नहीं खुल के पीछे की ओर इसका दरवाज़ा खुलता था। और आगे जो होता था मुख्य सड़क हुआ करती थी। आगे जो होता था वो मुख्य सड़क होता था। और इस जो उनका घर बनाया जाता था वो घर में खिड़की नहीं होती थी। उसका ऊंचाई पे, जहाँ पे आदमी उसको छू न सके, वहाँ पहुँच न सके, उतना ऊंचाई पे एक छोटा सा एक छोड़ दिया जाता था। उसका नाम दिया गया, मान लीजिए इतना छोटा सा छोड़ दिया गया था और इसका नाम दिया गया इतिहासकारों के द्वारा रोशनदार। इसको खिड़की नाम नहीं दिया गया क्योंकि खिड़की तो नीचे होता है, ये ऊपर में बनाया जाता था। जैसे अभी के टाइम में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग खिड़की भी डालते हैं और ऊपर में वेंटिलेटर डालते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ खिड़की नहीं हुआ करती थी। इस तरह से रोशनदार को छोड़ दिया जाता था ताकि बाहर का हवा, पानी, रोशनी कम से कम अंदर तक पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इसका जो घर का जो द्वार होता था वो मुख्य द्वार वो पीछे की ओर खुलता था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुआं के बारे में ये बताया गया है कि मान लीजिए प्रत्येक घर में एक कुआं भी होता था। इस तरह से देखा गया है कि प्रत्येक घर में एक कुआं भी होता था और कुआं के अलावा नाली का भी व्यवस्था बहुत बेहतर ढंग से हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। वो लोग मतलब एकदम तकनीकी बेस पर था कि पानी जो निकलने का, जैसे अभी भी शहरों में देखा गया है कि पानी निकलने के लिए हौज बनाए जाते हैं, नाली बनाया जाता है, आप देख रहे होंगे इस चीज़ को। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी इस चीज़ का प्रयोग बहुत पहले हो चुका है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये जो नाली हुआ करता था और ये नाली जो था वो ऐसे करके इसका जो पानी जो होता था इस नाली का, वो बाहर की ओर निकाला जाता था। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा चित्र के माध्यम से हम लोग ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए यहाँ से जो पानी जो निकलती थी वो ये हौज में पहले आती थी, हौज में आके सबसे पहले जो कचरा होता था
कचरा, जो कचरा होता था वो हौज में ही रह जाता था, जो कचरा होता था हौज में ही रह जाता था। और जो पानी होती थी यहाँ से, यहाँ आपको यहाँ जो मुहाना है जहाँ से पानी निकलती थी, यहाँ पे जालीनुमा आकार का, गोल आकार का यहाँ पे लगाया जाता था ताकि कचरा यहीं छन जाए और पानी बाहर की ओर निकल जाए। तो फ्रेंड्स देखें आप, उस समय भी, अभी उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता जो उसकी जो नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, जो अभी से कितना मिलता जुलता रहता है। आप देख रहे हैं इस चीज़ को कि उस समय भी ये सब चीज़ का यूज होता था और आज भी हम लोग ये सब चीज़ का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसलिए ये सब चीज़ बता दी ताकि आपको रिलेट करके समझने में परेशानी नहीं हो। जब आप मेंस लिखेंगे ना तो वहाँ पे आपको कुछ कुछ प्रमुख सम पॉइंट आपको जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दी हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देख लें और इस तरह से आपको देख लीजिए, इस शौचालय के बारे में कहा गया है कि कुछ इतिहासकारों के द्वारा बताया कि जिस तरह से अभी हम लोग वर्तमान में अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवाते हैं, उस समय भी इसका प्रमाण मिला है। वो लोग कितने व्यवस्थित ढंग से रहते थे, कितना सब सिंधु घाटी सभ्यता कितना मतलब विस्तार था। आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे ढंग से और कितने अच्छे तकनीक के साथ वो लोग रहते थे। तो फ्रेंड्स आइए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जो सामूहिक भवन का भी प्रमाण मिला है। सामूहिक भवन कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए, सामूहिक भवन कहने का मतलब हुआ कि मोहनजोदड़ो से आपको स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं, जो सबसे बड़ा भवन कहलाया है। तो ये सामूहिक भवन मान लीजिए कि ये आपका स्नानागार हुआ करता था, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से वो लोग सीढ़ी बना दिया करते थे, सीढ़ी, और ये आपका यहाँ पे जस्ट स्विमिंग पूल मान लीजिए, स्विमिंग पूल मानिए। अब उस समय स्नानागार था, लेकिन आज के डेट में तो इसे स्विमिंग पूल का ही नाम दिया जाएगा, क्या फ्रेंड्स। तो ये तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये स्नानागार था, ठीक है। और जब भी कोई ऐसा जैसे यज्ञ हुआ, पूजा पाठ हुआ या कुछ, जैसे कि अभी के डेट में देख लीजिए हम लोग का जो छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा जो होता है तो हम लोग सामूहिक रूप से ही करते हैं। जैसे कहीं तालाब हो गया या फिर शहरों में जैसे गंगा हो गया, गंगा के किनारे लोग जाते हैं, गांव में लोग तालाब में जाते हैं, तालाब के चारों ओर से उसमें लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो एक सामूहिक हुआ था, जस्ट लाइक वही मान के चलिए, लेकिन यहाँ पूजा नहीं, यहाँ सिर्फ स्नान की बात कही गई है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ यज्ञ वगैरह जो होता, चाहे कुछ भी होता था, यज्ञ के अवसर पर, पूजा के अवसर पर लोग न सामूहिक स्नान करते थे, सामूहिक रूप से स्नान करते थे। और सब लोग इसके माध्यम से उतरते थे, इस सीढ़ी के माध्यम से, और यहाँ पे सब लोग स्नान करते थे। तो इस प्रकार से ये कहाँ से मिला है आपको, ये क्वेश्चन आपको आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि स्नानागार का प्रमाण किस सभ्यता से मिला है और स्नानागार का प्रमाण किन किन प्रमुख नगरों से मिला है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से दोस्त बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल से क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पा सभ्यता के जैसे किस जगह से क्या क्या मिला है वो क्वेश्चन पूछता है। इस हड़प्पा सभ्यता के चारों ओर जो उसका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जो भी उसका जो दिशा है उससे क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कुछ बिंदु यहाँ पे डालते हैं, बिंदु के माध्यम से हम लोग इसको विस्तारपूर्वक देखते हैं। उतना डिटेल में तो यहाँ नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की हूँ कि आपका एक भी पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव बनता है वो नहीं छूटे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखा जाता है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चार्ट के माध्यम से मैं आपको जगह उत्खनन करता और उत्खनन कब हुआ था और वहाँ से क्या साक्ष्य मिले थे, इसके बारे में मैं
आप लोगों को जानकारी दूंगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि खुशी मन में ही इंसान के भगवान का वास होता है। तो फिर जब भगवान का वास होगा तो आप लोगों को पढ़ाई में बहुत बेहतर तैयारी करने का मौका मिलेगा और आप लोग बहुत अच्छे से मज़े के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।